गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट यूनिट ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें हमने इंट्रोडक्शन की थी केमिस्ट्री की, एप्लीकेशंस क्या हैं, बेसिक डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री की। फिर हमने किया था मैटर क्या होता है। फिर हमने आज कर दी है मैटर की क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैटर तो हम ऑलरेडी करवा ही चुके हैं कि कोई भी चीज़ जो है जिसका क्या हो, मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जिसको हम अपने जो सेंसेस होती हैं उसके द्वारा फील कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ये हमने कर लिया था। तो मैंने बोला था आपको कोई भी थिंग, कोई भी सबस्टांस जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब हमने कर लिया मैटर की क्लासिफिकेशन। तो मैटर जो है वो दो तरह से क्लासीफाई किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकली मैटर जो होता है वो तीन तरह का है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इसके अलावा और भी दो होती हैं, जैसे इसमें आप प्लाज्मा स्टेट होती है और होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स होते हैं। बट वो हायर लेवल में आपको स्टडी करना है, जहाँ पे हमने तीन पे ही फोकस करना है, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस, क्योंकि वो वाली दो फॉर्म जो है हमारी डेली लाइफ में इतना अहमियत नहीं रखती हैं। तो चलिए वन बाय वन हम करते हैं। वाट आर सॉलिड्स क्या होते हैं। तो कोई भी सबस्टांस, एनी सबस्टांस, ए सबस्टांस इज सेड टू बी सॉलिड इफ इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन रूम टेम्परेचर। तो किसी भी सबस्टांस को हम सॉलिड कब बोलते हैं, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से हाई होना चाहिए। जनरली हम रूम टेम्परेचर 20 से लेकर 25 डिग्री तक लेते हैं। अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट मान लीजिए 40 डिग्री है तो वो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या एग्जिस्ट करेगा, एज ए सॉलिड एग्जिस्ट करेगा। फिर सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सॉलिड जो होते हैं दे पोजेस डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है और डेफिनेट शेप होती है। उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड में, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कांस्टेंट पार्टिकल है वो इतने क्लोजली पैक्ड है कि उनके बीच में स्पेस जो है वो ना के बराबर है। तो आप उनको और ज्यादा क्लोज नहीं ला सकते हैं, इसलिए सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो इसमें और भी प्रॉपर्टीज हैं। हमने जस्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर जो है डेफिनेशन देनी है आपको कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है। फिर इसके बाद हम करेंगे लिक्विड। तो सॉलिड का हम पूरा 12th में चैप्टर है, वहां पे पूरा स्टडी करेंगे कि सॉलिड को फर्दर हम पढ़ेंगे। सॉलिड क्रिस्टलाइंस होते हैं, अमॉर्फस फॉर्म्स होती हैं, क्वैशिक क्रिस्टल्स होते हैं। यहाँ पे हमने जस्ट क्लासिफिकेशन करनी है मैटर की ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो सॉलिड में आप एग्जांपल्स, इनफाइनाइट एग्जांपल्स देखते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपके सराउंडिंग में सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे जितने भी मेटल्स हैं, अगर आप मरकरी को छोड़ दीजिए, ऑल मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है। आप अपने घर में चीनी खाते हैं, शुगर जिसको बोलते हैं, वो भी सॉलिड है। आप अपने घर में नमक खाते हैं, साल्ट जिनको हम बोलते हैं, साल्ट वो सोडियम क्लोराइड साल्ट है। ऐसे तो हर साल्ट को नहीं खाया जा सकता, दैट इज कॉमन साल्ट है जिसको हम अपने घर में खाते हैं, इसको टेबल साल्ट भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे प्लास्टिक है, वुड है, स्टोन है, ये सभी किस फॉर्म में आते हैं, सॉलिड में आते हैं। जैसे डायमंड है, आप इसकी भी एग्जांपल लिख सकते हैं। तो एग्जांपल आप जैसे मुझे लाइम स्टोन की एग्जांपल दे सकते हैं, आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं जिसको। तो अगर आप स्टार्ट करेंगे, इतनी सारी एग्जांपल्स आप लिखते जाइए, बट 2-3 एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा होती हैं जब आप लिखते हो। नेक्स्ट आते हैं लिक्विड्स। तो किसी भी सबस्टांस को हम लिक्विड तब बोलते हैं अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से लो हो, बट उसका बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हम कौन से ले रहे हैं, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ले रहे हैं। अगर किसी सबस्टांस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से लो है और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से हाई है अगर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड बोलेंगे। और लिक्विड्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। लिक्विड्स की जो होती है डेफिनेट वॉल्यूम होती है, बट उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। क्यों ऐसा शेप डेफिनेट क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, वो लगातार मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। लिक्विड जो होते हैं कंप्रेसिबल होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में मैंने आपको ऑलरेडी बताया उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल जरा क्लोजली पैक्ड, उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रांग है, तो उनके कांस्टेंट पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते हैं। उनमें सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होता है, ना ट्रांसलेटरी होता है, ना ही रोटेटरी मोशन होता है सॉलिड्स में।
पर लिक्विड में जो है इतनी फोर्स है अट्रैक्शन की जो स्ट्रांग नहीं है, तो इनके कांस्टेंट पार्टिकल जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं टू एंड फ्रो, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं, क्योंकि स्पेसेस पार्टिकल के बीच में काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड, तो इनको हम पास ला सकते हैं, इनको कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए लिक्विड जो होते हैं दे आर कंप्रेसिबल होते हैं। तो कांस्टेंट पार्टिकल जो लिक्विड के दे आर नॉट सो क्लोजली पैक्ड, कांस्टेंट पार्टिकल हैंग टुगेदर बाय वीक इंटरमोलर फोर्स अट्रैक्शन। तो सॉलिड के मुकाबले जहाँ जो इंटरमोलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो वीक होती हैं। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे वाटर है, रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ब्रोमीन है, बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म CH3 को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, देन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको पायरीन भी बोलते हैं, बाजार में आप इसको पायरीन के नाम से जानते हैं। इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर का काम भी करता है, ये आग बुझाने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो और बहुत सारी एग्जांपल्स आप लिक्विड की लिख सकते हैं। देन आता है गैस। तो गैसेस क्या होती हैं, किसी भी सबस्टांस को हम कहेंगे वो गैसियस स्टेट में है, जहाँ वो गैस है, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही रूम टेम्परेचर से क्या हो, लो हो, तो उनको सबस्टांसेस को हम क्या बोलेंगे, ये किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। तो गैसियस सबस्टांस होते हैं, ना तो उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ना ही उनकी डेफिनेट शेप होती है। जैसे सॉलिड में आप पढ़ा, सॉलिड में डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड में डेफिनेट शेप होती है, सॉरी डेफिनेट वॉल्यूम होती है और डेफिनेट शेप नहीं होती है। गैस में ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ना ही डेफिनेट शेप होती है। तो लिक्विड की तरह ये भी वही शेप लेते हैं जो कंटेनर की शेप हो। लिक्विड की शेप कौन सी होती है, जिस कंटेनर में आप डालोगे, अगर आप किसी बाल्टी में डाल रहे हो लिक्विड को, अगर बाल्टी की शेप जो है सिलेंड्रिकल है, तो पानी भी कौन, जो लिक्विड है वो भी कौन सी शेप ले लेगा, जो सिलेंड्रिकल शेप है वही ले लेगा। तो इसी तरह से गैसेस भी वही शेप एक्वायर करती हैं जो शेप क्या होती है, कंटेनर की होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल के बीच में जो गैस के मॉलिक्यूल है उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है, हम निग्लिजिबल भी कह सकते हैं। लेटर ऑन आगे जब हम स्टेट्स ऑफ मैटर डिटेल में पढ़ेंगे, वहां पे हम पढ़ेंगे कि गैसीय स्टेट में जब देखेंगे कि जो आइडियल गैसेस होती हैं वहीं पे जो एप्लीकेबल होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो निग्लिजिबल है, बट जब हम रियल गैसेस लेते हैं तो ये कंसेप्ट वहां पे फेल हो जाता है। वहां पे हम कहते हैं कि फोर्सेस को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एप्रिशिएबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में भी देयर। तो ये यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं कि इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है गैसेस के बीच में क्या होती है, ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। फिर आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोक्लोरिक गैस है, HCl गैस है, अमोनिया गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ये जो है डाइटामिक गैसेज हैं, H2O2 N2, HCl भी डाइटामिक है बट हेटेरोडाइटामिक है, इसमें दोनों एटम अलग हैं। इन तीनों में एटम जो है सेम है, तो इनको बोलेंगे होमोडाइटामिक गैसेस बोलेंगे। ये हेटेरोडाइटामिक गैस है, फिर इसमें 4 एटम्स हैं, टेट्राटामिक हो गई, इसमें 3 एटम्स है, ट्राइटामिक गैस हो गई, ये भी ट्राइटामिक गैस हो गई। तो मतलब इससे आप नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं किसी गैस में, वो आप इस तरह से भी उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। कई बार आपको पूछ लेते हैं भाई गैस और गैसियस में क्या फर्क है। तो गैस सबस्टांस है, गैसियस क्या है, उसकी स्टेट है। जैसे आपके पास पानी है, पानी को अगर हम लेते हैं, आइस लेते हैं, तो वो सॉलिड स्टेट में है। अगर उसको हम लेते हैं, पानी को हम लेते हैं एज नॉर्मल टेम्परेचर पे लेते हैं, तो हम बोलेंगे पानी जब वो लिक्विड स्टेट में है। उसी पानी को अगर हम गर्म करते हैं, उसकी स्टीम बन जाती है, तो हम बोलते हैं गैसियस स्टेट में है। तो गैसियस क्या स्टेट है मैटर की, और गैस जो है वो एक सबस्टांस है। जैसे हम कहेंगे O2 क्या है, गैस है, H2 क्या है, गैस है। तो गैस और गैसेस में फर्क होता है। गैसेस हम लिखते हैं स्टेट के लिए। अब कोई सबस्टांस गैसीय स्टेट में, तो हम उसको गैस बोलेंगे कि ये गैसीय स्टेट में है, तो इसलिए ये सबस्टांस क्या हुआ, गैस हुआ। तो डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं सॉलिड जो होता है, जिसमें ये मैंने जो स्फीयर डाले हुए हैं ये कांस्टेंट पार्टिकल हैं। कांस्टेंट पार्टिकल मतलब जिससे कोई सबस्टांस बना होगा, वो जहाँ तो एटम हो सकते हैं, जहाँ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जहाँ आयन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट पार्टिकल हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। सॉलिड में ऐसा देखने को मिलेगा आपको। लिक्विड में देखिए ये कांस्टेंट पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर हैं, पर इतने ज्यादा दूर भी नहीं है। अगर आप गैस में देखें तो यहाँ पे मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा दूर है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं है, कम है। तो इनको हम पास ला सकते हैं, क्योंकि स्पेस इनके बीच में काफी खाली है, तो इनको हम नीचे ला सकते हैं, तो कंप्रेस कर सकते हैं। इनको भी हम पास में ला सकते हैं, इसके कंपैरिजन में ये कम कंप्रेसिबल है।
इसमें स्पेस है ही नहीं, बहुत कम स्पेस है, ना के बराबर है कांस्टेंट पॉइंट, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं वहां पे लिखा कि सॉलिड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल बट दे आर मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड्स बट लेस कंप्रेसिबल देन गैस। तो गैसी सब्सटेंस से लिक्विड जो होते हैं बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं, गैस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। फिर हम इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे इंटरमोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं, इसमें सबसे वीकेस्ट होती हैं और इसमें इंटरमीडिएट होती हैं, सॉलिड से वीक और गैसेस से क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। फिर हम बात करें शेप की, इनकी डेफिनेट शेप होती है, इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है, इनकी भी नहीं होती है। अगर वॉल्यूम की बात करें, इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, इसकी डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होती है और इसकी भी डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है। ये उतनी ही वॉल्यूम लेते हैं जितनी स्पेस इनको मिल जाती है। तो लिक्विड की क्या होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है। सारे इसको करेक्ट कर लीजिए, लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होती है, गैस की डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होती है। जितनी भी स्पेस इसको मिलती है उतनी ही ये ऑक्यूपाई कर लेती है। तो गैस को जितनी स्पेस मिलेगी उतनी ही गैस की क्या हो जाएगी, वॉल्यूम हो जाएगी। तो गैस की वॉल्यूम आप कैसे मेजर करेंगे, जिस कंटेनर में आपने डाला होगा जितनी उसकी वॉल्यूम होगी उतनी ही गैस की क्या होगी, वॉल्यूम होगी। तो सॉलिड में मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इनकी डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, इनकी डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, इनकी ना तो डेफिनेट वॉल्यूम है ना ही डेफिनेट शेप है। तो ये था फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट हम करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकली जो मटेरियल होता है, मैटर होता है, उसको हम तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले करते हैं एलिमेंट क्या होता है। तो एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज प्योर सबस्टेंस कंटेनिंग या कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। तो कोई भी सबस्टेंस जो है उसको हम एलिमेंट कहते हैं अगर वो एक ही तरह के एटम से बना होगा, उसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम ना हो। जैसे हम एग्जांपल दें, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम मिलेंगे आपको, ना तो लिथियम के मिलेंगे, ना सोडियम के, ना कॉपर के, ना गोल्ड के। तो ऐसा कोई भी मटेरियल, ऐसा कोई भी सबस्टेंस, प्योर सबस्टेंस जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से बना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। पूरा पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ना है, वहाँ पे सभी एलिमेंट्स ही है, नियर अबाउट 118 के एलिमेंट्स हैं, आप वहाँ पे पढ़ेंगे। एलिमेंट जो होते हैं ये फर्दर तीन तरह के आप क्लासीफाई कर सकते हो, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। ये आपने 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलाइट्स क्या होते हैं। मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मेटल जो होते हैं वो शाइन करते हैं, मेटल की आप वायर्स बना सकते हैं, मेटल को हैमर करके आप शीटें बना सकते हो, यानी कि इनमें जो मेटल्स होते हैं दे आर डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं। तो ये सारा आपने पढ़ा हुआ है, लस्टर होता है। इसी तरह से नॉन मेटल भी आपने पढ़ा होगा। तो मेटलाइट क्या होते हैं, जिनमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं, मेटल्स की भी प्रॉपर्टी हो और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी हो। तो मेटल में आप बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप जो हमारा आगे जाके पढ़ेंगे आप पीरियोडिक टेबल में, तो फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें सभी मेटल्स ही हैं। अगर आप हाइड्रोजन को निकाल दें, बेसिकली हाइड्रोजन जो होता है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट नहीं है। बाकी सभी जो हैं, जैसे इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं लिथियम की, सोडियम की, पोटाशियम की, रुबिडियम की, ये सभी मेटल्स ही हैं। इसके अलावा और भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, आगे जाके पढ़ेंगे आप। तो ये आपको एग्जांपल बहुत सारी देखने को मिलेंगी। आप मोटे तौर पे जहाँ पे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सभी मेटल्स ही हैं। जिंक हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इस तरह नॉन मेटल की एग्जांपल हैं। अभी हम एग्जांपल के थ्रू ही चलते हैं, बाकी आप जब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। नॉन मेटल्स में अगर आप देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ोगे, वहाँ पे जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दे आर मोस्टली नॉन मेटल, जैसे उसमें फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपका जो है सल्फर है, हाइड्रोजन भी जो है वो नॉन मेटल है। फिर मेटलाइट्स में आप जैसे पढ़ेंगे, इसमें बिस्मथ है, बिस्मथ की आप एग्जांपल ले सकते हो, एंटीमनी की, आर्सेनिक की। तो बहुत सारी एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। फिर आता है कंपाउंड। तो जिस तरह से एलिमेंट जो है आपका प्योर सबस्टेंस है, उसी तरह से कंपाउंड भी प्योर सबस्टेंस होते हैं, प्योर मटेरियल होते हैं, पर इसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम्स आपको मिलेंगे, दो से ज्यादा टाइप के आपको एटम्स मिलेंगे, यानी दो से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। एटम दो तो हाइड्रोजन में भी दो एटम मिलते हैं, पर दोनों एटम सेम टाइप के हैं। यहाँ पे एटम जो होंगे आपको डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के होंगे। जैसे आप एग्जांपल लिख सकते हैं, इसमें
वाटर की एग्जांपल H2O, तो उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें 3 तरह के एटम्स हैं, कार्बन का है और दूसरा क्या है ऑक्सीजन का। दोनों ऑक्सीजन के एटम है तो 2 ही तरह के हो गए। इस तरह सल्फर डाइऑक्साइड भी आप लिख सकते हैं, उसमें भी 2 तरह के एटम है, सल्फर और ऑक्सीजन। तो a compound is also pure substance consisting of two or more than two types of elements combined together in a fixed proportion by weight। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इनके कंबाइन होने की, एलिमेंट्स के कंबाइन होने की जो आपस में रेशो होती है, प्रोपोर्शन होती है बाय वेट, वो फिक्स होती है। ऐसा नहीं कि कहीं पर कोई रेशो होगी, कहीं पे कोई होगी। जैसे वाटर है, इसमें H2O फार्मूला है तो 2 हाइड्रोजन का मास होगा, एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन एटम है, 2 मास हो गया। ऑक्सीजन का 16 होता है तो क्या रेशो हो गई 2:16 यानी 1:8। तो वाटर में हमेशा आपको 1:8 रेशो ही मिलेगी। जब भी वाटर फॉर्म होगा 1:8 रेशो होगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन होने की। तो कंपाउंड में ऑलवेज जो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं दे कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशो। ऐसा नहीं कि रेशो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप रेशो चेंज करेंगे तो कंपाउंड अलग बनेगा, वो कोई और कंपाउंड होगा। जैसे आप H2O2 ले लें, उसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही कंबाइन हो रहे हैं तो वहां पे 2:32 तो 1:60 रेशो आ जाएगी, बट वो वाटर नहीं है। तो कंपाउंड में जो एलिमेंट्स के कंबाइन होने की रेशो होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। कंपाउंड फर्दर 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये भी हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे वहां पे भी डिटेल में बताएंगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप बता देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कौन से कंपाउंड होते हैं, जो हमें लिविंग सबस्टांसेस से मिलते हैं, जैसे एनिमल और प्लांट से मिलते हैं। ऐसे कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के बीच में। जनरली मैं कह रहा हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हमें लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, जैसे प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये जनरली हमें अर्थ से मिलते हैं, अर्थ की क्रस्ट मेटल कोर में पाए जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं नॉन लिविंग सोर्सेज हमें मिलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली कार्बन और हाइड्रोजन के बने होता है। कार्बन तो इनमें मस्ट होता है, कार्बन तो होगा ही होगा। इसके अलावा हाइड्रोजन भी हो सकता है और फ्यू अदर नॉन मेटल भी पाए जाते हैं, जैसे हेलोजन हो गए। हेलोजन अभी आपको पता नहीं होगा हेलोजन क्या होते हैं, लेटर ऑन जब हम आपको पढ़ाएंगे। ग्रुप 17 एलिमेंट जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स होते हैं। टोटल 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं। उसमें 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम हैलोजन बोलते हैं। उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, एस्टाडाइन है। तो इनको हम हैलोजन्स क्यों बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। हैलो का मतलब होता है साल्ट, जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। तो जो ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं वो साल्ट प्रोड्यूस करते हैं, साल्ट फॉर्म करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन से बना है, तो क्लोरीन कहाँ से है, ग्रुप 17 का है, तो इसलिए उनको हम हैलोजन्स बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली किसके बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। इसके अलावा और भी कुछ नॉन मेटल हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो फ्यू अदर नॉन मेटल भी इसके साथ पाए जा सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मैंने बोला जो नॉन लिविंग सोर्सेज है, यानी अर्थ से हमें मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब मैंने शार्प बाउंड्री का आपको बता दिया। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ह्यूमन बीइंग है, हम हैं, हम जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होकर बाहर आती है, तो ये लिविंग से भी मिल रही है। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, लाइमस्टोन ले लें, उसको हीट करें तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, तो वो नॉन लिविंग सोर्स से मिल रही है। तो अब हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहें, ऑर्गेनिक कहें या इनऑर्गेनिक कहें, तो इसलिए मैंने बोला कोई शार्प बाउंड्री नहीं है कि हम एक ही लाइन पे चलें कि जो लिविंग से मिलेगा उसको ऑर्गेनिक और नॉन लिविंग से मिलेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो दोनों से मिल रही है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास मिक्सचर। तो मटेरियल कोई भी हो जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स हो, किसी भी रेशो में, फिक्स रेशो ना हो, किसी भी रेशो में पाए जाए हो, तो उनको हम उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ए मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 सबस्टांसेस कंबाइंड इन एनी प्रोपोर्शन इज नोन एज मिक्सचर। जहां पे जो कंबाइन होने वाले सबस्टांसेस ये एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। जो प्रॉपर्टीज होती है मिक्सचर की, ये प्रॉपर्टी जनरली जो जिनसे ये बना होता है वही प्रॉपर्टी शो करता है, बट जो कंपाउंड होता है इसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है कंबाइनिंग एलिमेंट से। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल लूं, वाटर जो बनता है ये बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो आपको पता है हाइड्रोजन बर्न करता है, ऑक्सीजन बर्न करने में हेल्प करता है, बट वाटर वही जो है आग बुझाने के लिए काम आता है। तो उसकी प्रॉपर्टी टोटली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बट मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। मिक्सचर में जो प्रॉपर्टी जिन
कांस्टेंट पार्टिकल से जो मिक्सचर फॉर्म होता है वही प्रॉपर्टी मिक्सचर की शो होती है। तो ये है केमिकल क्लासिफिकेशन। अब जो मिक्सचर होते हैं ये फर्दर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, यूनिफॉर्म होते हैं, जो पूरा का पूरा मिक्सचर आपको एक जैसा लगे, जिसमें एक ही फेज हो, ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। ए मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली सिंगल फेज या वन फेज, जिसमें एक ही फेज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे अगर आपको बोलो आपकी क्लास है, अगर सिर्फ बॉयज ही क्लास में हो तो हम बोलेंगे ये पूरी क्लास होमोजीनियस है, सिर्फ बॉयज ही है। अब आपकी क्लास जो है को एजुकेशन है, जहाँ पे गर्ल्स भी हैं, तो अगर मैं गर्ल्स अलग बिठाई हैं, बॉयज अलग बिठाए हैं, तो अलग अलग डेस्क यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, बट क्लास में दो तरह के आपको दिख रहे हैं, मेल्स और फीमेल्स, तो ये क्लास होमोजीनियस नहीं है, ये हिट्रोजीनियस है। तो इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं, जिसमें एक से ज्यादा फेज हो। जैसे मैंने आपकी क्लास की एग्जांपल ली कि जहाँ पे गर्ल्स भी हैं और बॉयज भी हैं, तो दो फेजेस आपको दिख रही हैं, तो ये होमोजीनियस नहीं होगा, हिट्रोजीनियस होगा। अगर सिर्फ गर्ल्स होती तो तब भी होमोजीनियस, और सिर्फ बॉयज भी होते तब भी ये होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता। इसी तरह से आप अब दीवार की एग्जांपल लेते हैं। दीवार के ऊपर अगर आपने एक ही पेंट किया हुआ है, पूरी दीवार पे सिंगल पेंट है, तो वो होमोजेनियस लगेगा। अगर उसी दीवार पे आपने आधी दीवार आपने रेड कलर किया हुआ, आधी दीवार आपने येलो कलर कर दिया है, तो ये पूरी दीवार को एक जैसी नहीं लग रही है, आपको दो अलग डिस्टिंक्ट फिजिकली पार्ट आपके सामने दिख रहे हैं। तो वो जो फिजिकल डिस्टिंक्ट एक पार्ट है, एक येलो पोर्शन है, एक रेड पोर्शन है, उसको फेज बोलते हैं। यहाँ पे दो फेजेस आपको दिखेंगी। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं। जैसे आप जनरली हम घर पे भी कोई मेहमान आता है तो उसके आगे मिक्सचर रखते हैं, उसमें क्या होता है, सेमियां होती है, उसमें मूंगफली होती है, उसमें दाल भी मिक्स की होती है। किसी भी देशों में फिक्स थोड़ी होती है, तो दैट इज हिट्रोजीनियस मिक्सचर। आप घर में खिचड़ी बनाते हैं, चावल मिक्स करते हैं, उसमें दाल मिक्स करते हैं, किसी भी रेशो में आप मिक्स कर सकते हैं, दैट इज आल्सो हिट्रोजीनियस। आपको एक जैसा नहीं लगेगा, कहीं पे चावल के दाने ज्यादा हो सकते हैं, कहीं दाल के दाने ज्यादा हो सकते हैं, तो वो मिक्सचर कैसे हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स हैं। होमोजीनियस में आप जैसे एयर है, होमोजीनियस मिक्सचर है, आप इसमें अगर आप पानी में नमक डाल दो, किसी भी रेशो में डाल दो पानी, उसको हिलाओ, मिक्स हो जाएगा, तो आपको एक जैसा दिखेगा। ये नहीं दिखेगा चीनी अलग दिखेगी और पानी अलग दिखेगा, जहाँ साल्ट अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा। बट अगर पानी में आप सैंड मिक्स करो, रेत मिक्स कर दो, पानी अलग दिखेगा, सैंड अलग दिखेगी, तो वो मिक्सचर क्या होगा, हिट्रोजीनियस होगा। बट पानी में नमक घोल देना, पानी में शुगर घोल देना, वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। और होमोजीनियस मिक्सचर को हम जनरली सोल्यूशन भी बोलते हैं। ये भी याद रखना है कि होमोजीनियस मिक्सचर्स आर आल्सो नोन एज सॉल्यूशंस। तो जो ये था मोटा मोटा तौर पे हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अगर आप चाहें कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। ये मैंने वहां पे लिखी नहीं, इसलिए जहाँ पे दोबारा से आपको बता रहा हूँ। जैसे यूरिया है, इसमें यूरिया का फॉर्म होता है NH2CO NH2। तो याद रखिए यूरिया जो है वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सिंथेसाइज किया गया है लेबोरेटरी में। जब पूछते हैं के बाद फिर बेंजीन आ गया, C6H6, नैफ्थलीन, एसिटिक एसिड, मीथेन, मीथेन को हम आर्स गैस भी बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म, मिथेनॉल, हजारों एग्जाम्पल्स देते हैं। अगर आप जब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपकी अपनी मर्जी होगी, जो एग्जाम्पल आप जहाँ पे लिखना चाहें लिख सकते हैं। आप अल्कोहल ही स्टार्ट कर दें तो पूरी क्लास है, हजारों उसी के नाम लिख सकते हो, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, अल्डिहाइड लिख सकते हैं, कीटोन। चलिए ये तो बाद में बात करेंगे। इसी तरह से इनऑर्गेनिक में भी आप दो तीन एग्जाम्पल ले लीजिए। लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट, कॉमन साल्ट आ गया, NaCl साल्ट, आप कोई भी लिख लीजिए, सभी साल्ट इनऑर्गेनिक में ही आएंगे। ऑर्गेनिक साल्ट भी होते हैं, पर जहाँ पे आपने जनरली कौन से लिखने हैं, जो इनऑर्गेनिक साल्ट है, जैसे NaCl, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसे अमोनियम क्लोराइड लिख सकते हैं। तो ये सभी क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं।